आपको याद दिला देंगे तो उन त्योहारों पर जो खाद्य पदार्थों का हम सेवन करते हैं उनके संदर्भ में भी हम विशेष आखिर में एक चर्चा रख लेंगे कि किन खाद्यों को हम किन त्योहारों में विशेष रूप से सम्मिलित करते हैं, यदि ऐसा होता है तो। आपके विचार रहेंगे तो। अन्यथा हम केवल नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे ऋतुचर्या पर मैं चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी इस संदर्भ में आज फिर एक बार से कुछ और नए संस्करण के साथ में आपके सम्मुख प्रस्तुत है आहार के कुछ नियम, और भी कुछ विशेषताएं हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। हमारे जो शास्त्र हैं, हमें ये समझना होगा कि हमारे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक विकास के अनुरूप ही हमारे ऋतुओं के जो आहार तय किए हुए हैं हमारे शास्त्रों द्वारा, वो बहुत सोचे समझे सभी विकारों का हरण करने वाले होते हैं। और इसी पर आज का व्याख्यान लक्षित है। मनुष्य के आध्यात्मिक विकास के मार्ग को प्रशस्त करने के संदर्भ में हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे गुरुजनों ने विशिष्ट त्योहारों पर होने वाले व्यंजनों का और उनके पूजन क्रियाकलाप हम धर्म से विलग न हो जाएं, ऐसी व्यवस्थाओं के निर्माण में जो उनका खाद्य पदार्थ क्या क्या उनको सपोर्ट करता है, ये एक हमारे यहाँ की परंपराओं का निर्वहन का एक मार्ग है, जिस पर हम चल करके हमारे ऋषि मुनियों की परंपराओं का या सनातन धर्म की परंपराओं का निर्वहन करते हुए हम अपने आप को एक समर्थ व्यक्तित्व का निर्मिति कर पाते हैं। साथ ही इसमें व्रत भी, त्योहार भी, इनकी योजना की गई है। आहार विषयक नियम जो है इन्हीं विषयों को सामने रख करके बनाए हुए हैं और उसी का निर्माण उसी के आधार पर किया गया है। तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि वो कौन से नियम है, क्या है। देखिए, मनुष्य के शरीर की संपूर्ण त्वचा 3 वर्ष में नई बन जाती है। यानी मनुष्य की 5 इंद्रियां हैं, उनमें से एक इंद्री, ये स्पर्श इंद्री जिसको बोलते स्पर्श ज्ञानेंद्री, ये पूरी तरह से 5 वर्ष में नई बन जाती है, ऐसा माना गया है हमारे शास्त्रों में। हमारे विधानों में अलग अलग जगह पर आया है। थोड़ा सा कोई वैचारिक मतभेद हो तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन जहां तक मेरे ध्यान में जो चीजें पड़ती हैं, वो 3 वर्ष में मनुष्य की त्वचा नई बनती है। और मांस, हमारे शरीर की जो मांस धातु है, पूर्ण रूप से नई 7 वर्षों में हमारा शरीर का मांस बदल जाता है। ठीक इसी प्रकार हमारी हड्डियां जो है 12 वर्षों में पूर्ण रूप से नई हो जाती हैं। जो पुराना जो जो कुछ भी उसमें है वो सब वापस से नई, उसमें कोई विकृतियां हैं, यानी हड्डियों के विकार कोई आते हैं तो एक दिन में नहीं आएंगे, है ना। हमें इसको भी समझना होगा
और एक दिन में नहीं जाएंगे। जाएंगे तो लगभग उसको 12 साल भी लग सकते हैं। ऐसा हम समझ सकते हैं। उसमें कुछ कमी लक्षणों में दिखती है, लेकिन पूर्ण रूप से एकदम नया होने में उसको इतना समय लगता ही है। राइट, ये हमारी शारीरिक व्यवस्था है, एक अवस्था है। इस तरह से हमारा धर्म ग्रंथों में, हमारे बाकी ग्रंथों में ये सब देखने को मिलता है। इसलिए उसी के आधार पे हमारे यहाँ पर साधनाओं की व्यवस्थाएं की गई हैं। अर्थात ये मान लिया जाए कि 12 वर्ष में हमारे संपूर्ण शरीर नया बन जाता है। ठीक इसी प्रकार हमारे कुंभ के मेले भी हर 12 साल बाद आते हैं। ऐसे ही शरीर नहीं, पृथ्वी की जो क्रियाकलाप हैं 12 वर्ष में फिर से लौट के आती है। ऐसे ही हमारे राशियां भी 12 ही हैं, 12 ही महीने हैं। इस तरह से क्योंकि ये पूरा नया वर्ष आता है, ऐसे ही सृष्टि का संचालन भी ठीक 12 से होता है। राइट, सृष्टि का संचालन यानी अभी जो हमारा नव वर्ष मनाते हैं सब कुछ नया है ना। जो फसल जो आती है, आज जो गेहूं है वो अगले वर्ष 1 साल बाद में फिर नया आएगा। चावल भी ठीक इसी प्रकार, धान भी इसी प्रकार। ये जो है सब एक क्रम से चलता है। ये नहीं, सृष्टि के अंदर जो नयापन है वो 12 महीना या इन क्रम के साथ में जुड़ा हुआ है, किसी न किसी क्रम से जुड़ा हुआ है। राइट। तो ठीक इसी प्रकार ऋषि जन जो मानते हैं कि शरीर में पूर्ण रूप से संपूर्ण नया गुण लाना है, यानी आपके जो गुण है तामसिक, राजसिक, है ना, इस टाइप के जो गुण है इनको बदल करके पूर्ण रूप से सात्विक बनना है, तो आपको इतना समय तो लगना है ही। राइट। तो आप में जो पूर्ण रूप से गुण परिवर्तन करने, तो वो भी गुरु पर कई लोग बोलते हैं। अभी तक ये होता आया है कि हमारी जो प्रकृति है हम कभी बदल नहीं सकते, लेकिन साधक जो लोग हैं हमारी प्रकृति को स्वतः बदल लेते हैं। लेकिन साधनाएं हैं वो गुरुजनों के माध्यम से हमारे सामने आती है। वो अलग अलग प्रकार से खान पान के सिस्टम के साथ में, साधनाओं के साथ में अपनी प्रकृति को बदल पाते हैं। ये क्या हो रहा है, क्या आवाज आ रही है बीच में? इसके आगे की तो ऐसे ही हमारे विशिष्ट गुण हमारे सहजता से हम में प्रवेश कर जाते हैं। इसी सिद्धांत को सामने रखकर आहार के विषय में भी कुछ नियम बनाए हैं। अब इन नियमों का यदि हम 3 वर्ष तक आचरण करें तो इन नियमों का हम 3 वर्ष तक आचरण करते हैं तो उसे व्रत कहा जाता है। ठीक है। 7 वर्ष करें तो ये नियम बन जाता है, और 12 वर्ष करने पर यह तप कहा जाता है। राइट। तो अब हम ऋतुओं के अनुसार
आहार के संदर्भ में कुछ नियमों पर हम व्याख्या करते हैं। तो किसी भी साधक को चाहिए कि वो यदि सात्विक प्रवृत्ति की साधना करता है तो उसको सात्विक अन्न जल ग्रहण करना चाहिए। तामसिक कोई साधना करता है तो उसको तामसिक वृत्तियां प्राप्त होंगी। ऐसे ही राजसिक की करता है तो उसको राजसिक खान पान प्रवृत्तियां वृत्तियां उनके आधार पर ही मिलती। अब ऋतुओं का जो प्रभाव है वो मन बुद्धि और संपूर्ण जीवन पर पड़ता है। तो प्रत्येक ऋतुओं में आहार का स्वरूप भी हमारा बदलता है। उसके अनुसार अपने आहार में परिवर्तन करना एक लाभदायी स्थिति हो सकती है। तो वातावरण के परिवर्तन के जो परिणाम है उसका मनुष्य पर एक गहरा प्रभाव रहता है और उसके परिणाम को ध्यान में रखते ही हमें हमें खान पान का प्रयोग करना चाहिए। भारत जैसे विस्तृत भूभाग वाले देश में उत्तर भारत और दक्षिण भारत के अंदर ऋतुओं में बहुत अंतर देखने को मिल सकता है। राइट। तो उसी आधार पर देखा जाए तो उत्तर भारत में शीतकाल के जो 4 महीने होते हैं उसमें प्रथम में हेमंत ऋतु और फिर उसके बाद शिशिर ऋतु देखने को मिलती है। अब इस काल में दक्षिण भारत में वर्षा होती है तो क्या होता है उस समय वहां पर प्रावृत ऋतु देखने को मिलती है। तो वर्षा ऋतु के भी 2 भाग किया गया है और पहले भाग को प्रावृत कहा जाता है। राइट। अब इसमें 2 माह आते हैं आषाढ़ और सावन। राइट। तो 2 माह इस वर्षा ऋतु में आते हैं शुरुआत में और दूसरे भाग को वो वर्षा ऋतु का नाम हमारे यहाँ दिया जाता है। तो सर्दी की ऋतु हमारी 4 हो गई महीने की और फिर ये 4 महीने की वर्षा ऋतु हो गई। भाद्रपद या और अश्विन माह इसमें आते हैं दूसरे भाग में। और उत्तर भारत में वर्षाएं कम होती है और ठंड अधिक होती है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है प्रावृत ऋतु को न मान करके शीतकाल की 2 ऋतुएं हेमंत और शिशिर ऋतुएं मानी जाती है। तो ये दक्षिण और उत्तर का अंतर हमें देखने को मिलता है। ये मौसम के आधार पर देखने को मिलता है। तो ऋतुचर्या के नियमों का जब भी हम पालन करते हैं तो इसी ऋतुओं के आधार पर हमें नियमों का पालन करना होगा। तो अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग आहार
होता है। अब बसंत ऋतु में कफ दोष की वृद्धि होती है। इस कारण नीम, मेथी, करेला यानी कड़वे पदार्थों का सेवन ज्यादा अच्छा माना जाता है। कच्ची हल्दी, काली मिर्च, सौंठ जैसे पचने में हल्के, सूखे, कड़वे, कसेले, तीखे पदार्थों का सेवन करना चाहिए। तो कड़वा, कसेला, तीखा पदार्थ उसमें बसंत ऋतु में काम का है। हमारे पूर्वज कहते आए हैं कि 15-20 नीम के प्रतिदिन कोमल पत्ते 2-3 काली मिर्च के साथ सुबह खाली पेट खाना चाहिए। वो एक अच्छे साधक के लिए बहुत अच्छा कार्य हो सकता है। और रिक्त पेट में 15 से 20 ml जो नीम के फूलों का रस है वो हम खाली पेट में ले सकते हैं। ये एक अच्छी व्यवस्था है। त्वचा विकार और मलेरिया रोग से इसमें रक्षा होता है। तो रक्षण जो है ये क्योंकि ये सफाई का काम करता है शरीर में, एकदम से क्लींजिंग प्रोसेस जो करना होता है वो यही करता है। तो इसमें 3 रस त्यागने चाहिए। मीठे, खट्टे और नमकीन 3 रसों का सेवन ना हो करके कड़वा, कसेला और तीखा, ये 3 रस ज्यादा प्रयोग यानी कटु तिक्त कषाय जिनको बोला जाता है, ये 3 रसों का ज्यादा सेवन महत्वपूर्ण माना गया है। बाकी रसों का सेवन करना चाहिए लेकिन कम मात्रा में करना चाहिए। बाकी तिक्त, कटु और कषाय का ज्यादा करना चाहिए। रोगों से बचने के लिए अति आवश्यक है। अब ग्रीष्म ऋतु की बारी आती है। तो ग्रीष्म ऋतु में सेवन करने योग्य आहार, ये ज्येष्ठ, आषाढ़ अथवा मई और जून माह के अंदर आता है। यानी ज्येष्ठ और आषाढ़ का महीना, मई और जून यानी मिडिल मई और जून का महीना होता है। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, हमारी पाचन शक्ति घट जाती है और शरीर में स्नेह कम हो जाता है। इसलिए स्नेह, चिकने और स्निग्ध पदार्थों का सेवन करना श्रेष्ठ होता है। जैसे घी, दूध, मक्खन, इस प्रकार की चीजों का सेवन, प्रयोग करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, धनिया, जीरा, इलायची इत्यादि कुछ वस्तुओं का सेवन करना चाहिए। क्या क्या बताया गया है, क्योंकि गर्मी का मौसम है और ठंडे आहार लेना ज्यादा श्रेष्ठ है। इसलिए धनिया, जीरा, क्योंकि पाचन शक्ति घट जाती है तो धनिया आपका क्लींजिंग प्रोसेस के साथ साथ तासीर में ठंडा भी है। जीरा पाचन शक्ति को बढ़ाता भी है, भूख को बढ़ाता है। इलायची भी तासीर में ठंडी है। इत्यादि पदार्थों से युक्त, पचने में हल्के, सौम्य, सौम्य मैंने बोला कि यानी चंद्रमा के बल से युक्त पदार्थ का सेवन श्रेष्ठ होता है। सौम्य उसे कहा जाता है जिसमें स्निग्धता होती है, यानी चंद्रमा के बल से
यानी चंद्रमा को आप दिखा करके रात्रि कालीन में कोई पदार्थ उसका सेवन सुबह करते हैं तो वो सौम्य पदार्थ बन जाते हैं, उनमें सौम्यता का गुण विद्यमान होता है, वो आपको लाभकारी होता है। यहाँ राजस्थान में ऐसी परंपराएं बनी हुई है कि गर्मी के दिनों में जब चंद्रमा की रातें होती हैं तो यहाँ कुछ छाछ की, कुछ मक्के की लापसी वगैरह बनाई जाती है और उसको चंद्रमा की रोशनी रात भर दिखाई जाती है और फिर उसको दिन के समय खाया जाता है। ऐसी परंपराएं यहाँ पर मिट्टी के बर्तनों में बना करके रखने की एक व्यवस्था बनाई हुई है, जो खास तौर से मेवाड़ के इलाकों में ज्यादा देखने को मिलती, क्योंकि वहां गर्मी भी ज्यादा होती है, पहाड़ी इलाका भी है। तो इस तरह से सौम्य एवं मधुर और खट्टे एवं रसदार आहार का सेवन करना हितकर है तथा अधिक मात्रा में जल पीना उपयुक्त बताया गया है। और क्या करना चाहिए? ग्रीष्म ऋतु में तीखे, अतिशीत एवं उष्ण खाद्य पदार्थों का सेवन टालना चाहिए, यानी कम प्रयोग करना चाहिए। कौन से? ग्रीष्म ऋतु में तीखे यानी अग्नि तत्व को बढ़ाने वाले पदार्थों का तीखे और अति शीत, ज्यादा ठंडे एवं उष्ण खाद्य पदार्थों का सेवन टालना चाहिए। ये क्यों है ऐसा? तीखे यानी ये अग्नि तत्व को बढ़ा देगा, हमारे शरीर में ऑलरेडी अग्नि है, राइट? गर्मी के मौसम में अग्नि तत्व बढ़ा रहता है। अति शीत, अब आप कहोगे अति शीत तो ठंडा तो अच्छा है ना शरीर के लिए गर्मी के दिनों में? नहीं, ठंडा बहुत खराब है। अति शीत कोई भी लेंगे वो बहुत खराब है। जिसको बर्फ मिला करके लेंगे, हमारे शरीर का टेम्परेचर आधुनिक विज्ञान बोलता है 37 डिग्री। अब 37 के आसपास का टेम्परेचर का कोई भी चीज हम लेते हैं या इससे 2-4 डिग्री कम चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा ठंडा होगा तो बहुत ज्यादा खराब होगा। क्यों होगा? क्योंकि शरीर को ठंडा कर देगा, हमारे पेट को, स्टमक को, उसकी अग्नि ऑलरेडी ठंडी है और उसको और ठंडा कर देगा। यानी खाने पीने की प्रक्रिया भी, पाचन क्रिया हमारी और मंद हो चुकी है, तो अति शीत भी लेना श्रेष्ठ नहीं है। एवं उष्ण खाद्य पदार्थों का सेवन भी टालना चाहिए। तो अति किसी भी चीज की इस मौसम में ठीक नहीं, ना तो अति गर्म ना अति ठंडा। इसका वैज्ञानिक आधार क्या है? आज का जो विज्ञान का युग है या आधुनिक विज्ञान, इसको इस तरह से जोड़ के देखता है कि हमारे शरीर का 37 डिग्री टेम्परेचर पेट का, स्टमक का, तो जब भी कोई ठंडा पदार्थ शरीर के अंदर जाएगा तो क्या होगा? हमारा शरीर उसको गर्म करने के लिए व्यवस्था बनाने में लग जाएगा। तो उसको गर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? गर्म करने के लिए शरीर को, खून के दौरे को तेज करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि खून में दौरा तेज होगा खून का, तभी गर्मी बढ़ेगी शरीर में, और गर्मी बढ़ने के लिए हार्ट को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। हार्ट एक थैली में बंद है जैसे बोला जाता है पेराकार्डियम। वो लिक्विड से बना हुआ है ना? तो वो जो लिक्विड है उसको गर्म करके, प्रोसेस करके गर्म किया जाता है शरीर के द्वारा, और उसको हार्ट के अंदर जो आ रहा ब्लड है उस गर्म होकर के, उस ब्लड को गर्म करके फिर हार्ट से शरीर की तरफ फेंका जाता है। तो वो गर्म होगा तो शरीर में ऑलरेडी ज्यादा गर्मी बढ़ेगी,
क्योंकि शरीर को पेट के अंदर जो पदार्थ है उसको बहुत ठंडा है और पेट उसको पचा नहीं सकता। पेट की अग्नि को उसके लिए बहुत ज्यादा वो ठंडा होने के कारण उसको पचाने में सक्षम नहीं है। पेट कहता है कि मेरे को तो मेरे टेम्परेचर के इक्विवेलेंट चीज दोगे तो मैं पचाऊंगा, ज्यादा गर्म दोगे तो भी नहीं पचाऊंगा, और कम गर्म दोगे तब भी मेरा कार्य प्रभावित होता है, यानी मेरी पाचन क्रिया प्रभावित होती है। यानी ठंडा दोगे तब भी खाने की पाचन क्रिया कम हो जाएगी, और गर्म दोगे तब भी पाचन क्रिया कम हो जाएगी। तो फिर इसमें ठंडा हमने पी लिया, कोल्ड ड्रिंक पी लिया, तो फिर क्या होगा? पेट सिग्नल देगा ब्रेन को, भाई कुछ करो। ब्रेन हार्ट को आदेश करेगा, हार्ट जो है अपने आप फटाफट पेराकार्डियम से ब्लड को गर्म करेगा, गर्म करके जल्दी से फेंक के मारेगा, फटाफट जाओ 120 की स्पीड से। तो जो ब्लड आएगा स्टमक की तरफ, तो क्या बाकी शरीर के हिस्सों में नहीं जाएगा? तो बाकी शरीर के हिस्सों में तो ऑलरेडी गर्मी थी, वहां भी जाएगा, और जहां नहीं जाना चाहिए वहां तो जाएगा ही जाएगा, और जहां नहीं जाना चाहिए वहां भी जाएगा। तो वहां जाकर के ज्यादा से ज्यादा ब्लड इकट्ठा हो जाएगा स्टमक के चारों तरफ, और इस बीच में शरीर में खून की यदि कमी हुई, किसी का हीमोग्लोबिन कम हुआ, तो क्या होगा? खून जो है स्टमक के चारों तरफ इकट्ठा हो जाएगा उसको गर्म करने के लिए, ठंडे वाले पदार्थ को, क्योंकि उसको गर्म करना है, उसको गर्म करना है, इसलिए ब्लड का पूरा इकट्ठा होने का क्रम कहाँ हो जाएगा? स्टमक के चारों तरफ। और जिस भाग में, जिस अंग से ब्लड को ला के स्टमक के पेट के चारों तरफ इकट्ठा किया गया है, तो उस अंग में क्या होगा? ब्लड की कमी हो जाएगी। आप खुद कहेंगे भाई वहां तो खून की कमी हो जाएगी। तो वहां जब खून की कमी होने लगेगी, तो शरीर के अंदर ये जो खून है, ब्लड है, इसके अंदर एक हीमोग्लोबिन कंटेंट है। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का कैरियर है, वो लेके जाता है ऑक्सीजन को। हम जो सांस लेते हैं वो हमारे सेल के आखिरी हिस्से तक वहां एनर्जी देने के लिए ऑक्सीजन को लेके जाता है, और ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज के साथ में क्रिया करके एनर्जी बनाती है, एटीपी बनाती है ना, एडिनो ट्राइफॉस्फेट जिसको बोलते हैं हम लोग। वो बनने के कारण शरीर गतिमान होता है एक जगह से दूसरी। आधुनिक विज्ञान ऐसा ही मानता है। तो ऐसी स्थिति में ये ऑक्सीजन उस अंग में जाना कम हो जाएगा, क्योंकि वहां पे ब्लड भी कम हो गया है, तो ऑक्सीजन भी नहीं जाएगा। तो जिस अंग में ऑक्सीजन नहीं गया उस जगह दर्द हो जाएगा, और ऑक्सीजन कई लंबे समय तक नहीं गया तो उस जगह लकवा भी मार सकता है, क्योंकि उसकी क्रियाशीलता उस अंग की प्रभावित होगी, तो लकवा मार जाएगा, या कोई ऐसी दिक्कत वहां परमानेंटली डिसेबिलिटी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हमारा मुंह का स्वाद या गले और कुछ क्षणिक स्वाद जो है हमारे किन्हीं अंगों का डिसेबिलिटी का कारण बन जाए, इससे बचने की आवश्यकता है। इसलिए कहा जाता है कि इस मौसम में न तो ज्यादा गर्म न ठंडा, और गर्म हुआ तो क्या होगा? ज्यादा गर्म होगा, गरम गरम चाय, कुछ लोग तो आते ही पहले डकार जाते हैं, 4 आदमी बैठे और सबसे पहला कप जो है खाली करके नीचे रख देता है वो बंदा। तो ऐसे जो लोग हैं जो एकदम से गरम गरम पदार्थों को पी लेते हैं, तो स्टमक कहता है भाई मेरे को तो मेरे टेम्परेचर के हिसाब से चाहिए, ठंडा करके दो तो पचाऊंगा, दे दो नहीं पचाऊंगा। तब क्या होगा? सेम कंडीशन होगी, उसको ब्लड को ठंडा, ब्लड को वापस इकट्ठा होना पड़ेगा और ठंडे रूप में इकट्ठा होना पड़ेगा। अब वो ठंडा करेगा उसको, चाय कॉफी दूध को, जो गर्म ज्यादा पीते हैं उसको ठंडा करना पड़ेगा। ठंडा करने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी,
ब्लड भी हमारे शरीर के बाकी हिस्सों से कट करके स्टमक की तरफ आ जाएगा। ज्यादा कम हुआ तो ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है, ब्रेन के अंदर कोई दिक्कत आ सकती है, ब्रेन की अंगों के साथ में कनेक्टिविटी कट सकती है। वो कटने के कारण ही तो हमारे शरीर में लकवा जैसी परेशानियां आती हैं, अन्य बड़ी भारी बीमारियां होती है। तो ये बीमारियां होने की संभावना रहती है, इसलिए इसमें मना किया गया है। तो क्लियर हो गया ये हमारे दिमाग में कि क्यों मना किया जाता है। तो आधुनिक विज्ञान का प्रसंग और पौराणिक काल का व्यवस्था दोनों के बीच एक सेतु बांधने का मैंने प्रयास किया, जो हमें समझने की आवश्यक है। तो वर्षा ऋतु में सेवन करने योग्य क्या आहार है, उसको भी हम समझते हैं। तो सावन भाद्रपद यानी सितंबर तक रहती है, जुलाई से लेके। तो इसमें क्या होता है, कफ वृद्धि बढ़ सकती है। तो इसमें कफ कफ की शरीर में वृद्धि होने लगती है ना। तो क्या करना पड़ेगा, गर्म अन्न का सेवन करना चाहिए, उष्ण। हम लोग पकौड़ी वकौड़ी भी तल के खाते हैं ना, मतलब गरम गरम पकौड़ी और चाय मिले तो क्या कहने हैं, वाह वाह, है ना। तो ये जो है ना, ये इसीलिए हम लोग बड़ा सोचा समझा कुछ न कुछ करते हैं। तो ये गर्म आहार का सेवन श्रेष्ठ माना गया है इसमें। तब इस ऋतु में क्या खाना चाहिए, इस ऋतु में बाजरा खा सकते हैं, चावल का, भिंडी, नींबू। नींबू क्यों खाना चाहिए, ये पित्त को कम करता है। तो इस समय शरीर में का पित्त का प्रकोप हो रहा होता है, तो स्किन डिजीज हो जाती है लोगों को, राइट। और शरीर में क्या होता है, मॉइस्चर हो जाता है, मॉइस्चर बहुत ज्यादा। आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से देखिए तो क्या होता है, मॉइस्चर होता है शरीर में। मॉइस्चर ज्यादा होता है, वातावरण में भी मॉइस्चर ज्यादा होता है, चिपचिपापन ज्यादा होता है शरीर में। तो इससे क्या होता है, स्किन डिजीज बढ़ने लगती है बहुत ज्यादा। स्किन में यहाँ वहाँ फंगस ज्यादा बढ़ जाता है, तो हमको एंटी फंगल मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। तो ये ना पड़े तो बाजरा क्या है, एनर्जी का कारक तो है, लेकिन शरीर में फंगस को भी हटाता है। तो क्या करो, बाजरा खाओ, है ना। बाजरा रूक्ष भी है, तो वो जो ड्राइनेस जो बॉडी में लाना चाहिए वो लाने का प्रयास करेगा। लेकिन वातावरण में क्या है, वातावरण में मॉइस्चर है ना। वो जो फंगस की प्रक्रिया बन रही है शरीर के अंदर या बाहर, उसको ये रोक सकता है। इसमें कैपेसिटी है, क्षमता है, राइट। इसलिए खाने पीने में ऐसी चीजों का प्रयोग, लेस वाली चीजें, क्योंकि बाजरा हमने खाया है तो साथ में भिंडी की सब्जी भी अच्छी है, तो भिंडी इस मौसम में आती भी है, खाते हैं लोग। नींबू, यानी पित्त का प्रकोप बढ़ता है इसमें उसमें, तो नींबू जो है पित्त को कम करता है। अदरक, अदरक स्निग्ध होने के साथ साथ बहुत सारी बीमारियों में ब्लड को पतला करने का भी काम करती है। इस मौसम में क्या हो रहा है, इस मौसम में शरीर के अंदर क्या हो रहा है, पित्त का प्रकोप हो रहा है। तो पित्त का प्रकोप होने के कारण खून यदि गाढ़ा होगा और पित्त के कारण वहां पे अग्नि तत्व बढ़ा होगा, तो शरीर में यहाँ वहाँ स्किन डिजीज होने लगेंगे, रुकावटें होंगी, फुंसी फोड़े होंगे। तो ब्लड को पतला कर दो, रुकावट ही नहीं आएगी। तो अदरक खाओ। बड़ा सोचा समझा हमारे यहाँ सब विज्ञान है, आप ऐसा नहीं है। लहसुन, लहसुन भी वो ब्लड थिनर का ही काम करता है। तो जो लोग लहसुन नहीं खा सकते उनके लिए अदरक बनी है। बना, हर एक व्यक्ति को जरूरी थोड़ी कि हर चीज खानी, हर एक का अपना अपना व्यवस्था है, ले सकते हैं। इसके बाद में ये सब चीजों का हम प्रयोग कर सकते हैं।
हल्दी, हल्दी भी क्या है, एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक है, और क्या एंटी, जितने भी लगा सकते हो एंटी, आपको जितने भी याद आते हैं वो सब लगा लो इसमें। आज के जितने भी एंटी का आते हैं वो सारे एंटी लगा लो। नारियल, नारियल भी खा सकते हैं, तिल भी ले सकते हैं, इससे में थोड़ा गर्म है। या दूध से जन्म लेने वाले पदार्थ, दूध जन्य पदार्थ जैसे, क्योंकि पित्त बढ़ता है, पित्त को क्या काम करेगा, पित्त को घी कम कर सकता है, मक्खन कम कर सकता है। तो दूध, और इनसे, दूध से बने हुए पदार्थों में मक्खन और घी के अंश पाए जाते हैं, तो ये आपको स्किन डिजीज में हेल्प कर सकते हैं। तो बड़ा सोच समझ के सारी चीजें बनी हुई है। तो वर्षा जल में, वर्षा ऋतु में जल अल्प मात्रा में पीना चाहिए, राइट। अब देखते हैं हम शरद ऋतु के बारे में। तो ये शरद ऋतु में उष्णता के कारण पित्त प्रकोप होता है, इसलिए मीठा, कड़वा, रसदार आहार का सेवन करना चाहिए। वैसे मैंने आपको सारी चीजें दे रखी है नोट्स भी बना के, लेकिन फिर भी इस पर देखिए, मीठा आहार क्या है, सात्विक आहार है। तामसिक क्या है, तामसिक आपका ये नमकीन, उसमें तामसिक आ जाता है। ये तीखे जितने भी तेज है ये सब तामसिक में, राजसिक और तामसिक वृत्तियों को बढ़ाने वाले आहार होते हैं। और कड़वा और कसेला ये इनको संतुलित करने के लिए बने हुए हैं। तो ये 6 रस है जिनमें मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि किस में कौन सी वृत्तियां आपके सम्मुख देखने को मिल सकती है। तो अपनी साधना के अनुसार हम वृत्तियों का चयन कर सकते हैं और अल्प मात्रा में साधना करते समय इन चीजों का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें तेलीय, तला भुना, ये सब चीज नहीं करके पुराना अन्न, अनाज जो होता है हमारा, वो सब ग्रहण करते रहना चाहिए, है ना। इसमें जो सब्जियां आती हैं, जो शरद ऋतु में अश्विन और कार्तिक महीने में आ जाती, तो ये कार्तिक स्नान वगैरह हमारे देखिए, बड़े सोचे समझे व्यवस्थाएं बनी है। कार्तिक स्नान इसी मौसम में आता है, हल्की सर्दी हो जाती है उस समय, पानी में ठंडक आ जाती है। तो बड़ा सोच समझ के, क्योंकि हमारे शरीर में पित्त बढ़ गया होता है, और इस पित्त के प्रकोप को कम करने के लिए, यानी अग्नि तत्व बढ़ गया होता है,
तो ये स्नान, कार्तिक स्नान और व्रत और ये सारी चीजें क्या करेंगे, ये सब ये बदलाव लाएंगे हमारे। बड़ा सोचा समझा, इसलिए मीठा, कड़वा, रसदार आहार का सेवन करना चाहिए। इस पर और हम प्रकाश डालें इससे पहले कुछ चीजें जान लेते हैं। अक्टूबर और नवंबर माह में होती है अक्सर कर 30वें पुराना अनाज, मूंग, मेथी, ककड़ी, है ना, गोभी, पालक, सेम, केला, जामुन इत्यादि फल का आहार सेवन करना चाहिए। राइट, इस मौसम के लिए हिसाब से, और इसी मौसम में अच्छे फल भी आते हैं। हेमंत ऋतु में सेवन करने योग्य आहार, ये मार्गशीर्ष और पोष पोष महीन माह में आती है। दिसंबर और जनवरी का माह होता है। और इस महीने में क्या करना है तो इसमें क्या होता है, शीतकाल के आरंभ में पाचन शक्ति इसमें बढ़ जाती है हमारी। तो इसी कहते हैं कि खाने पीने का समय है, भरपेट खाओ। तो दिसंबर में हम लोग खूब तिल के लड्डू, ये वो जो भी आ जाता है सामने उसको खाओ, है ना, जितनी भी मिठाई विठाई खा सकते हैं खाओ, मीठे। और ये वाले पदार्थ, तिलहन वाली चीजें, है ना। तो इसमें रुचिकर आहार को सेवन और गुरुत्व आहार जो बढ़ा सकता है, शरीर में वजन भी बढ़ा देता है। तो ये इस मौसम में बढ़ता ही है सबका मौसम। तो अब इस मौसम में क्या आते हैं, नया अनाज, मूंग, तिल, उड़द, गाजर, सीताफल, सूखा मेवा, घी, सर्व प्रकार के मसाले, है ना, भरपेट खा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनसे युक्त रुचिकर एवं स्निग्ध आ, स्निग्धता युक्त आहार का सेवन करना लाभदायक होता है। स्निग्ध मतलब शरीर में घी दूध से बनी हुई चीजें हम प्रयोग कर सकते हैं। नया अनाज, क्योंकि इस समय नया अनाज क्यों खाना है, नया अनाज इसलिए क्योंकि हमारी भूख वृद्धि हो चुकी है, कुछ भी डाल दो उसके अंदर सब पच जाएगा। नया अनाज पचने में भारी होता है, ये आप याद रखिए। पुराना अनाज आपको पचने में हल्का होता है, इसलिए पचने में हल्का पदार्थ अक्सर कर बोले जाते हैं कि 1 साल पुराना अनाज ही खाइए। केवल एक ही मौसम है जिस समय नए अनाज के बारे में बताया गया है, केवल ये ही हेमंत ऋतु, नवंबर, ये दिसंबर और जनवरी का जो महीना है, इसमें ही बताया गया है कि आप नया अनाज का सेवन कर सकते हैं। तो देखिए, इस मौसम में हमारा नया अनाज आता है, गेहूं की बाली, है ना, गेहूं आता है, कटरा होता है। होली के ऊपर हम क्या करते हैं, होली का दहन करते हैं, और उसमें गेहूं की बालियां पकाई जाती है, जो ये नया अनाज है। नया अनाज ला करके पकाते हैं, पका के फिर उसको खाने का एक रिवाज सा बना हुआ है। भुट्टे वगैरह ये सब चीजें उस समय पका के खाते, है ना, ये सब मतलब बड़ा सोचा समझा, मतलब त्योहार है, एक व्यवस्था हमारे समाज में बनी हुई है। और अब नया अनाज उस समय गेहूं नहीं खाते तो बाकी जगह खाते, तो वो हजम नहीं होता है, बीमारियां आती है। डायबिटिक लोगों की डायबिटीज बढ़ जाती है, बाकी लोगों को और परेशानियां बढ़ती हैं। जो स्वस्थ है वो भी डायबिटीज के मरीज बन जाते हैं। तो ये जो नया अनाज खाने की वजह से डायबिटीज हमारे समाज में आई है, इसको छुट्टी करनी है तो आपको पुराना अनाज का सेवन ही करना पड़ेगा, नहीं तो ये केवल
आज के युग के हिसाब से ग्लूटन बढ़ाएगा शरीर में, ऐसी कोई न कोई परेशानियां पैदा करेगा जो हम पचा नहीं सकते, जिसके कारण ये भारी हो जाता है पचने में और फिर ये दिक्कतें हमें करता है। तो इसलिए इसको भून करके सेक करके खाने की इस समय परंपरा होती है। तो हम लोग नए अनाज की शुरुआत इसी से मौसम से करते हैं। तो इस समय तिल, उड़द, गाजर, सीताफल, सूखा मेवा, घी, सब सभी प्रकार के मसाले वगैरह भी हम डाल के खा सकते हैं, है ना। स्निग्धता युक्त आहार भी हम सेवन कर सकते हैं। ये एक अच्छा मौसम है। एक और चीज देख लेते हैं अपन, शिशिर ऋतु के बारे में देख लेते हैं। तो शिशिर ऋतु में भी कौन सा, हेमंत ऋतु के समान ही इसमें पाचन शक्ति भी अच्छी रहती है। तो इस ऋतु में भी हमें क्या करना चाहिए, नए अनाज का सेवन कर सकते हैं। तो हेमंत और शिशिर ऋतु जो है हमें पाचन शक्ति अच्छी दे जाती है, इसलिए फटाफट देख लेते हैं कि इसमें नए अनाज का सेवन कर सकते हैं। तिल का, मटर का, इसका बैंगन का, पत्ता गोभी, फूल गोभी और बीट और मेथी, पालक आहार। देखिए, पालक का जो आयरन है वो तासीर में कुछ ठंडा है बनिस्पत, आयरन किसमें है, मेथी में भी है ना, लेकिन मेथी का आयरन तासीर में गर्म है। दोनों में फर्क है, ये समझना जरूरी है, राइट। तो आज के शास्त्रज्ञों को ये जानकारी हमें होना चाहिए, हम सबको बताएं, जाने, सीखें। हम सब विद्यार्थी एक साथ मिलके जो हमारी जानकारी में हम सीख लेंगे, जो दे सकते हैं वो दे देते हैं। तो इस तरह से हम अपने ज्ञान को भी आगे बढ़ा पाएंगे और बाकी सारी चीजें भी सीख पाएंगे, एक एक करके हम सीख लेते। तो तिल, मटर, बैगन, इस टाइप का सेवन भी हम कर सकते हैं। दूध से बने व्यंजन, छाछ, कड़ी वड़ी बनती है ना इस मौसम में गरम गरम, तो छाछ इनसे युक्त मधुर, खट्टे और नमकीन आहार लेना श्रेष्ठ है। इस मौसम में मधुर, खट्टे और नमकीन आहार लेना श्रेष्ठ है, राइट। यानी ये जो मौसम है किसके लिए बना है, मधुर, खट्टे और नमकीन आहार ले सकते हैं इसमें। क्योंकि मीठा कोई खाएगा तो कितना खाएगा, थोड़ी बहुत तो कुछ तो बदलाव करो। तो नमकीन आहार लेना श्रेष्ठ है। तीखे, कड़वे और कसेले इस मौसम के लिए बहुत ज्यादा अच्छे नहीं, कम मात्रा में आप ले सकते हैं। तो खाने के और कुछ नियम हैं जिनको हम समझने का प्रयास करते हैं, जो गुरुजनों से हमने सुने हैं। भोजन हेतु भोजन का निश्चित जो समय आप निर्धारित करते हैं उसी समय भोजन करना है। रात्रि में दही नहीं खाना चाहिए, भूख लगने पर ही खाना चाहिए, अधिक मात्रा में नहीं खाना चाहिए। रात में दही नहीं खाना चाहिए, है ना, इस टाइप की जो चीजें हैं। जूठा अन्न नहीं खाना चाहिए और न ही किसी को देना चाहिए, है ना। ऐसी ये सारी चीजें जो है जिनका ये सात्विकता लाने के लिए जरूरी है। यहाँ तक बताया कि मन की इच्छा के कारण जो कुछ भी मनुष्य खाता है तब तक उसकी सूक्ष्म देह का पोषण होता है। सूक्ष्म देह
समझ रहे हैं? हाँ हाँ, एक तो स्थूल देह है हमारे पास है, एक सूक्ष्म देह है। सूक्ष्म देह के का जो प्रयोग हम साधना में करते हैं, राइट। तो ये सूक्ष्म देह जब तक खाता है मनुष्य, तब तक इच्छा से खाता है, तो सूक्ष्म देह का भी पोषण होता है। और जब सूक्ष्म देह का पोषण होता है तो शरीर को लगता है, ऐसा कहा गया है। आधुनिक विज्ञान इसमें भरोसा नहीं करता, विश्वास नहीं करता, है ना। तो सूक्ष्म देह को जब भोजन लगता है, तभी ये शरीर में उसकी कुछ हो सकता है, उसका जो है प्रभाव देखने को जल्दी ही मिलता है। और जब सूक्ष्म देह को वो नहीं लगता, अच्छा नहीं है, सूक्ष्म देह को पसंद नहीं, तो वो शरीर में भी इतना ज्यादा प्रभाव नहीं दिखाता। और जब मनुष्य देह की आवश्यकता के अनुसार खाता है, उसको व्याधियां नहीं होती हैं। तो देह का कार्य उचित प्रकार से चलता रहे, उसी प्रकार जितनी आवश्यकता है उससे उसके अनुसार ही अन्न का सेवन करते रहे, यही साधना है, राइट। वो वह साधना नहीं है कि आप सीधे उठाओ और सीधा खाने शुरू कर दो, अच्छा लग रहा है तो निपटा डालो। ये जो प्रक्रियाएं हैं वो साधना नहीं, न तो शारीरिक न सूक्ष्म देह की साधना। ये दोनों ही जो जरूरत से ज्यादा खाते हैं वो सब तामसिक वृत्तियों को निमंत्रित देते हैं। और जो देह के संचालन के लिए सूक्ष्म देह को साथ में लेकर के साधते हुए खाते हैं, वो सात्विक वृत्तियों में गिने जा सकते हैं। आज का यही समापन करते हैं। और नमस्कार दादा। जी नमस्कार जी, प्रणाम। बहुत नॉलेज मिली है, बहुत अच्छा बताया। किन्हीं का कोई प्रश्न? कुछ नहीं पूछना। आज तृप्ति हो गई सबकी ना। यस। अ, बस यही तो सूक्ष्म किन्हीं का देह कोई की प्रश्न है? तृप्ति हमारी तृप्ति है। हरिओम। हरिओम। हाँ, ये अपना स्थान बदलने से ऋतु तो बदल जाती है कभी कभी। जैसे आज मैं मुंबई में हूँ, कल चेन्नई में हूँ, और उस समय का क्या प्रयोग होना चाहिए? जी जी जी, बिल्कुल सही। देखिए, ये बताया गया है कि जब स्थान बदलता है तो आप स्थान के बदलने के साथ आपका जो खान पान भी है उस लोकल स्थान के तरह ही होना चाहिए, क्योंकि लोकल स्थान पर लोकल दिनचर्या चल रही है, उसके अनुरूप खान पान ज्यादा श्रेष्ठ है। और यहाँ तक बताया गया है कि जो खान पान हम करते हैं और वो लोकल स्थिति में, क्योंकि पानी भी हम, अब मान लो मैं जयपुर हूँ तो मैं चेन्नई जाता हूँ, अभी यहाँ जयपुर में सर्दी है बड़ी जोरदार, चेन्नई जाता हूँ वहां गर्मी है, तो क्या खान पान यहाँ से लेके जा रहा हूँ? नहीं जा रहा। पानी, मान लो खाना ले भी गया, वहां जाके यहाँ का खाना खा रहा हूँ, तो क्या मैं यहाँ का पानी भी वहां यूज कर रहा हूँ? नहीं कर रहा। नहीं, क्योंकि वहीं का खाना, वहीं का पानी और वहीं का मौसम उसके अनुरूप है, तो वह आपके लिए योग्य है, अन्यथा वो अयोग्य भोजन हो सकता है। ठीक है। जी धन्यवाद। हरिओम।
दादा को कोल्ड हुआ है। जी आपको कोल्ड हुआ है ना? आपकी आवाज बदली हुई लगती थी आज। हाँ, अभी 3 दिन हम कहीं बाहर चले गए थे, तो 3 दिन बड़ी जोरदार सर्दी लग गई। फिर आपने क्या ट्रीटमेंट लिया? कुछ नहीं, हमारी अपनी क्षमताएं लड़ रही हैं उनसे, मौसम से। और घर में जो हल्दी है हाँ। और हमारी इम्यूनिटी को बिल्ड करने वाली चीज है आंवला, और शहद है। इन्फेक्शन जो होता है सर्दी के कारण, उसको सुखाने के लिए। फिर आप आंवला और हल्दी कैसे लेते हो? आंवला, आधा चम्मच आंवला, आधा हम्म। चम्मच हल्दी, हाँ जी। 2 चुटकी नहीं 4 चुटकी उसके अंदर दालचीनी पाउडर, अच्छा जी। 2 चुटकी सौंठ पाउडर, ओके। और उसके अंदर जो उसके बराबर का शहद मिला के चाट लिया। ओके। ये सारा इसमें आ रहा है ना? इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है ना? क्या चीज? इसकी भी रिकॉर्डिंग हो रही है ना, जो अभी आपने बताया? ये अभी तो आज रिकॉर्डिंग बंद तो नहीं हुई ना? नहीं, अभी बंद जी हो रही, हो रही, हो हाँ रही जी। है, हो रही है, हो हो रही? रही हुई है। हुई। ओहो, ये बात भी बीच में आनी चाहिए थी ना, फिर मैंने बाद में लिखना है ना सारा। अच्छा अच्छा अच्छा, बाद में लिखना है, कोई बात नहीं, लिख लीजिएगा। बाद में लिखती हूँ फिर ना, जल्दी जल्दी लिखो, लिखाई भी नहीं अच्छी आती। हाँ जी, हाँ जी। तो रिकॉर्डिंग तो चल रही है, रिकॉर्डिंग ऑन है। ऑन है, ठीक है जी, हाँ, ठीक है। मुझे यहाँ से दिख रहा है रिकॉर्डिंग ऑन है, मैंने रिकॉर्डिंग का सोचा साउंड आ रहा है। आज कोई और क्लास ले दोबारा रहा है। रिकॉर्ड कर देते हैं, फिर से बोल देंगे दादा। हाँ।